हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सेमेस्टर 4 की बुक कंसेप्ट इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस का लेसन 1 कैपिटलिज्म। इस वीडियो में हम इसके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे और आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप वीडियो को 1.5 2x की प्लेबैक स्पीड पे करके देख सकते हैं फॉर बेटर एक्सपीरियंस। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। Definition and meanings. Capitalism is the key ordering institution of economic and social life today. इसका मतलब है कि आज के टाइम में कैपिटलिज्म ही मेन सिस्टम है जो इकोनॉमी और सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करता है। जनरली कैपिटलिज्म को एक इकोनॉमिक सिस्टम के रूप में समझा जाता है जिसमें मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, यानी कि जो लैंड, फैक्ट्रीज, मशीन होती है वो प्राइवेट जो कंपनीज़ होती हैं या फिर जो अलग मतलब प्राइवेट बिजनेसेस के जो लोग होते हैं उनके पास होती हैं। और प्रोडक्शन का जो मेन एम होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। कैपिटलिज्म को आइडियोलॉजी और इकोनॉमिक सिस्टम दोनों तरह से समझा जा सकता है, डिपेंडिंग होता है उसकी क्या सिचुएशन है। जैसे कि एज एन आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है, जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, सेल्फ इंटरेस्ट और मेरिटोक्रेसी। मतलब हर व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए काम करता है और जो ज़्यादा कैपेबल होता है उसी को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और एज एन इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिज्म जो है वो एक सिस्टम ऑफ जनरलाइज्ड कम्युनिटी प्रोडक्शन पर बेस्ड होता है जो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के लिए डायरेक्टेड होता है। मतलब इसमें जो भी जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें जनरली जो प्रोडक्शन होती है वो कमोडिटी के हिसाब से जो भी कमोडिटी है उसके हिसाब से उनका जो एम होता है वो प्रॉफिट मेकिंग का होता है। सोशलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म जो है वो एक सोशल सिस्टम भी है जहाँ सोशल स्ट्रक्चर्स, इंस्टीट्यूशन और रिलेशन को मार्केट के अराउंड देखा जा सकता है। मतलब पूरी सोसाइटी मार्केट के अराउंड ही बेस्ड होती है, जिससे कैपिटलिज्म का मीनिंग डिफरेंट हो जाता है, अलग अलग मतलब डिफरेंट हो सकता है कई लोगों के लिए। वैसे ही इसका नेचर इन प्रैक्टिस भी डिफरेंट होता है। अगर हम इसको यूजेस को देखें तो वो भी सिचुएशन पर बेस्ड होता है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो सब जगह देखने को मिलते हैं। जैसे कि प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव वेल्थ, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं वो प्राइवेट लोगों के पास में होते हैं और वो ही इनको ओन करते हैं। सेकंड इज़ इकोनॉमिक लाइफ इज़ ऑर्गेनाइज थ्रू मार्केट प्रिंसिपल सच एज प्राइस मैकेनिज्म एंड डिमांड एंड सप्लाई। थर्ड इज़ वेज लेबर इन बाउंडेड लेबर, यानी कि जो लोग हैं वो सैलरी पर काम करते हैं। और नेक्स्ट इज़ लोग मतलब मटेरियल सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि वो हार्ड वर्क करें और इंटरप्राइजेस के लिए अपना मतलब बेस्ट दें जिससे कि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइजेज एज एन इन अलाइनेबल राइट ऑफ ऑल, मतलब सभी को बिजनेस करने की आज़ादी है। और लास्ट इज़ लिमिटेड कंट्रोल और इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इन मार्केट एक्टिविटीज़। Various thinkers have offered different meaning of capitalism, each having their own interpretation of its origin and nature. Capitalism is contained in the process where production and retail are separated in space and time by the intervention of a wholesale merchant whose solo aim is to invest in purchase of goods फॉर रीसेल एट प्रॉफिट। अलग अलग थिंकर्स ने कैपिटलिज्म के डिफरेंट मीनिंग दिए हैं, जैसे इसका जो ओरिजिन है और इंटरप्रिटेशन ऑफ ओरिजिन एंड नेचर होता है वो सभी के हिसाब से अलग अलग बताया गया है। मतलब कैपिटलिज्म कैसे स्टार्ट हुआ और उसका क्या नेचर है, इस पर सबकी सोच अलग अलग है। कैपिटलिज्म जो है बेसिकली कंटेन करता है एक प्रोसेस को जहाँ पर प्रोडक्शन और रिटेल जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि स्पेस और टाइम के हिसाब से उनको सेपरेट किया जाता है। यहाँ पर एक होलसेल मर्चेंट बीच में आता है जिसका जो एम होता है वो ये होता है कि गुड्स परचेज करके रीसेल करना और उन गुड्स से को रीसेल करके प्रॉफिट कमाना। मतलब कि वो जो मर्चेंट है वो किसी भी प्रोडक्ट को सस्ते में ख़रीदेगा और बाद में मार्केट में आगे महंगे में बेच देगा प्रॉफिट के लिए।
Marx sees capitalism as a mode of production referring to the way in which the means of production are owned in a society. कार्ल मैक्स के अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म एक मोड ऑफ प्रोडक्शन है, जिसका मतलब है कि सोसाइटी में मींस ऑफ प्रोडक्शन कैसे ओन्ड होते हैं, उससे कैपिटलिज्म डिफ़ाइन होता है. यहाँ एक हिस्टोरिकल फेज़ भी है जिसमें मतलब जहाँ पर ह्यूमन रिलेशन डिपेंड करते हैं कि लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में किस पोजीशन पर लाई करते हैं. The capitalist society is divided into two groups: the bourgeois, owners of the means of production, and the proletariats, propertyless labor class. कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बेसिकली दो मेन ग्रुप्स हैं, जो फर्स्ट है वो है बॉर्जियस, जो कि रिच होते हैं, जिनके पास खुद का बिजनेस होता है. एक बिजनेस क्लास के लोग होते हैं जो कि किसी भी प्रोडक्शन के ओनर होते हैं. और सेकंड इज़ प्रोलेटरल, जो प्रॉपर्टीलेस लेबर क्लास होती है, वर्कर्स बेसिकली. Capitalism is a system of production where labor power itself become a commodity sold and bought on the market, while the sum total of productive forces and capital lies in the hand of the bourgeois. कैपिटलिज्म में लेबर पावर भी एक कमोडिटी के रूप में यूज़ की जाती है. मतलब जो लेबर है वो मतलब लेबर को भी मार्केट में बाय और सेल किया जाता है जॉब्स के थ्रू. और जो टोटल प्रोडक्टिव फोर्स और कैपिटल होते हैं वो मोस्टली बॉर्जियस के पास कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं. Liberal conception of capitalism. Capitalism is rooted in the classical liberal ethos of individualism, enterprises, and freedom. It is an economic system that privileges private property, personal self-interest, and meritocracy. कैपिटलिज्म की जो रूट है वो क्लासिक लिबरल एथोस में होती हैं, जिसमें इंडिविजुअल, इंटरप्राइजेज और फ्रीडम इम्पोर्टेंस होते हैं. यहाँ पर एक इकोनॉमिक सिस्टम है जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट और मेरिटोक्रेसी को इम्पोर्टेंस देता है. लिबरल व्यू ऑफ कैपिटलिज्म जो है सबसे क्लियरली एडम स्मिथ के वर्ड्स में समझा जा सकता है, जो एडम स्मिथ थे वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाने जाते हैं. उनकी जो बुक थी उनकी काफ़ी फेमस बुक थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन. इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि फ्री मार्केट या लेजेस फेयर ही रीज़न है कि कुछ नेशन जो है दूसरों से ज़्यादा वेल्दी, दूसरे नेशन के मुकाबले ज़्यादा वेल्दी हैं. ये सिस्टम नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है. मतलब गवर्नमेंट को इकोनॉमिक अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग इकोनॉमी टैब सबसे एफिशिएंटली काम करती है जब गवर्नमेंट के बिना उसे रेगुलेट किया जाए. इसमें ये माना जाता है कि एक अनरेगुलेटेड मार्केट इकोनॉमी जो है वो नेचुरली इक्विलिब्रियम की तरफ चली जाती है जब परफेक्ट कंपटीशन होता है और फ्री इकोनॉमिक एक्टर्स होते हैं मार्केट में. एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग मार्केट में इनविजिबल हैंड होता है जो ऑटोमेटिकली पूरी सोसाइटी की प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करता है बिना किसी सेंट्रल कंट्रोल के. और लेजेस फेयर सिस्टम गवर्नमेंट इंटरवेंशन के अगेंस्ट होता है. बस इसे कुछ लिमिटेड केसेस में ही अलाउ करते हैं, जैसे कि चेक ऑन मोनोपोलीज, स्टेबल प्राइस मेंटेन एक्सेट्रा. इन सब चीज़ों के लिए इस सिस्टम में स्टेट का जो रोल होता है वो एक नाइट वॉचमैन की तरह होता है. मतलब गवर्नमेंट का काम जो है वो सिर्फ इस मार्केट में इतना है कि वो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करे, प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करे और मार्केट की स्मूथ फंक्शनिंग को इंश्योर करे. Origin and development of capitalism. Capitalism a product of modernity. Capitalism is an outcome of the period of modernity that began in Europe after the medieval ages. The period provided the philosophical and political background upon which capitalism originated and developed. कैपिटलिज्म को मॉडर्निटी का प्रोडक्ट माना जाता है. मतलब ये सिस्टम मिडिवल एजेस के बाद यूरोप में स्टार्ट हुआ है. उस टाइम का जो फिलोसफिकल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड था उसने ही कैपिटलिज्म के ओरिजिन और डेवलपमेंट में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है. मॉडर्निटी के पीरियड में कुछ इम्पॉर्टेंट मूवमेंट हुए थे, जैसे कि रेनेसेंस, एनलाइटमेंट, रिफॉर्मेशन और बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इन सब मूवमेंट ने ही कैपिटलिज्म के डेवलपमेंट को प्रॉपरली शेप किया था.
रेनेसेंस का मतलब होता है रीबर्थ। ये 14th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी तक का पीरियड था और इसने मॉडर्न पीरियड की बिगनिंग की। साथ ही साथ इसी टाइम में इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन में लोगों ने साइंटिफिक टेम्परमेंट यानी कि साइंटिफिक बेस्ड थिंकिंग जो थी और रैशनैलिटी को इम्पोर्टेंस दिया और लोगों ने रिलीजन ट्रेडिशन और कन्फर्मिज्म को रिजेक्ट करना स्टार्ट किया। एनलाइटमेंट फ़िलासफ़ी ने बेसिकली जो कुछ इम्पोर्टेंट आइडियाज़ थे उनको प्रमोट किया, जैसे कि एम्पेरिकल नॉलेज और यूनिवर्सलिटी ऑफ साइंस एंड रीज़न, इंडिविजुअलिज्म, सेकुलरिज्म एंड इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसने फ्यूडल सिस्टम और ट्रेडिशन जो रिस्ट्रिक्शन थे उन सब को अपोज़ किया, जो इंडिविजुअल फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करते थे, उन सब का इस टाइम पीरियड में खंडन किया गया। एनलाइटमेंट ने यूरोपियंस को वर्ल्ड व्यू में एक यूनिफाइड चेंज प्रोवाइड किया और जिसमें उन्होंने बताया कि गॉड के बारे में क्या सोच है लोगों की, नेचुरल वर्ल्ड के बारे में उनकी क्या सोच है और ह्यूमन बींग्स के बारे में उनका क्या मानना है। यही चेंजेस जो थे वो आगे चलकर कैपिटलिज्म की डेवलपमेंट का बेस बने। From feudalism to capitalism, decline and transition. Feudalism, which is commonly understood as serfdom, was an economic system characterized by the division of the society into two major classes, the feudal lords and serfs, with the latter bounded by the obligation to produce for the fulfillment of economic demand of the formers. इस स्लाइड में ये बताया गया है कि फेडरलिज्म से कैपिटलिज्म का ट्रांजिशन किस तरीके से हुआ। ये मतलब जो फेडरलिज्म था वो पुराना सिस्टम था जो कि धीरे धीरे ख़त्म हुआ और कैपिटलिज्म का जो नया सिस्टम था वो किस तरीके से डेवलप हुआ। फेडरलिज्म जिसे कॉमनली सर्फडम भी कहा जाता था, ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम था जिसमें सोसाइटी जो है वो दो मेजर क्लासेस में डिवाइड थी। फर्स्ट इज़ फ्यूडल लॉर्ड्स यानी कि ज़मीनों के मालिक, सेकेंड इज़ सर्फ्स जो वहाँ पर काम करने वाले लोग थे। सर्फ्स पर ये ऑब्लिगेशन होते थे कि वो प्रोडक्शन करें और इकोनॉमिक डिमांड्स को फुलफ़िल करें और ये सिस्टम मेनली 9th से 5th सेंचुरी तक चलता रहा और एक आर्गियन बेस्ड सिस्टम था जहाँ इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर जो थी वो लैंड ओनिंग क्लास के पास ही होती थी और जो वर्कर्स थे उनके पास कोई भी राइट्स नहीं थे, ना उनको कोई ऐसी प्रिविलेजेस प्रोवाइड थी, बस उनको काम करना था और उनके वेजेस मिलते थे उसी हिसाब से और उन पर प्रेशर भी रहता था कि वो मैक्सिमाइज़ प्रोडक्शन करे जिससे कि वो जो फ्यूडल्स थे उनका फ़ायदा हो सके। फ्यूडलिज़म जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा स्पेशली इंग्लैंड में और उसकी जगह कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन आने लगा। 11th सेंचुरी में इंग्लैंड में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज हुआ, एग्रीकल्चर सिस्टम में चेंज आया और 2 फील्ड सिस्टम से 3 फील्ड सिस्टम में शिफ्ट हुए। इससे जो प्रोडक्टिविटी थी लैंड की वो भी इंक्रीज़ हुई और सोसाइटी में भी काफ़ी चेंजेस आए। जैसे कि 3 फील्ड में ये था कि एक ही एरिया में 3 टाइप्स के क्रॉप्स को उगाया जाए। इन्हीं चेंजेस की वजह से जो यूरोप था उसमें एनक्लोज सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, अर्बन पॉपुलाइजेशन ग्रो हुई और टाउन ग्रो हुए जिससे धीरे धीरे सिटीज़ और अर्बन सेंटर्स की डेवलपमेंट हुई। ये बड़े शहर जो थे वो बाद में मेट्रोपोलिस और मार्केट और ट्रेडिंग के सेंटर बन चुके थे। बाय द 13th सेंचुरी इंग्लैंड में कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का इमर्जेंस शुरू हो गया था। ये मेनली कुलक क्लास के ग्रोथ की वजह से हुआ था जो कि कैपिटलिस्ट फार्मर्स थे और ये जो लोग थे वो अपने लैंड को लैंडलेस पीजेंट्स को रेंट पर दिया करते थे। ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज था। पहले मतलब इसमें लेबर रेंटिंग टू मनी रेंटिंग में शिफ्ट हुआ, मतलब लोग पहले अपनी मेहनत लेबर से रेंट चुकाते थे, अब पैसे से रेंट देना होगा इस टाइम पर। इस चेंज ने एग्रीकल्चर को काफ़ी ट्रांसफॉर्म कर दिया और इसी जगह से एक नया सिस्टम डेवलप हुआ जिसे मार्केट फेडरलिज्म कहा गया। The Black Death of 1348 and 1350 during which more than 100 million people
died in Europe due to varied plagues had also contributed to decline of फेडरलिज्म। ब्लैक डेथ के दौरान यूरोप में 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोग मर गए थे। इस प्लेग ने फेडरलिज्म के डिक्लाइन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो हुआ था वो लेबर फोर्सेस में हुआ था, और लेबर एक वर्नेबल कम्युनिटी बन गए थे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पर लोगों की डेथ हुई थी इस बीमारी के कारण। और लेबर की शॉर्टेज की वजह से ही जो पीजेंट का एक्सप्लोटेशन था वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ, और काफ़ी पीजेंट जो थे अपराइजिंग हुए फेडरल लॉर्ड्स के अगेंस्ट। मतलब उन्होंने जो लॉर्ड्स थे उनके खिलाफ एक तरीके से आवाज़ उठाई और उनसे संघर्ष किया। 100 ईयर्स वॉर फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुई थी, जिसने फेडरलिज्म को भी वीकन किया। इस वॉर का रिज़ल्ट ये हुआ था कि जो मोनार्क की पावर थी वो स्ट्रॉन्ग हो गई थी और फेडरल लॉर्ड्स जो थे वो वीक हो गए थे। इस प्रोसेस को सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कहा जाता था, जहाँ किंग की पावर इंक्रीज़ हुई और एक स्टैंडिंग आर्मी बनी और इकोनॉमी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई। ये सब मिलकर एक स्ट्रॉन्ग कैपिटलिस्ट स्टेट के डेवलपमेंट का बेस बना, और जो फेडरल सिस्टम था वो बिल्कुल ही ख़त्म होने लग गया था उस टाइम पर। Capitalism is a complex economic system with variation not only in conception but also in practices. कैपिटलिज़म जो है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम था जिसमें सिर्फ कंसेप्शन यानी कि सोच ही नहीं बल्कि प्रैक्टिसेस में भी काफ़ी वेरिएशन होते थे। एंड्रू हेवुड के अकॉर्डिंग कैपिटलिज़म में कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ज़रूर होते हैं, लेकिन डिफरेंट सोसाइटीज़ अपने अलग अलग मॉडल्स ऑफ कैपिटलिज़म को डेवलप करती हैं। ये बेसिकली डिपेंड होता है उनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस पर, और उनकी जो भी कल्चर और हिस्टोरिकल इनहेरिटेंस होती है उन पर। द नोशन ऑफ अ प्योर कैपिटलिस्ट सिस्टम वॉज ऑलवेज एन इल्यूजन। कैपिटलिज्म मस्ट बी सीन not to constitute a single economic form but rather a variety of economic form. एंड्रयू हेवुड के अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म जो है, प्योर कैपिटलिज्म का जो आइडिया है वो बेसिकली एक इल्यूजन है। मतलब रियलिटी में कोई भी कंट्री प्योर फॉर्म में कैपिटलिज्म को फॉलो नहीं कर सकती। इसलिए कैपिटलिज्म को एक सिंगल इकोनॉमिक फॉर्म में नहीं बल्कि वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक फॉर्म के रूप में समझना चाहिए। हेवुड ने मॉडर्न वर्ल्ड में कैपिटलिज्म की 3 टाइप्स बताए हैं। फर्स्ट इज़ एंटरप्राइजेस कैपिटलिज्म, सोशल कैपिटलिज्म एंड स्टेट कैपिटलिज्म। एंटरप्राइजेस कैपिटलिज्म को अमेरिकन बिजनेस मॉडल भी कहा जाता है, और इसे अक्सर प्योर कैपिटलिज्म के रूप में देखा जाता है। ये जो टाइप है वो टाइप ऑफ कैपिटलिज्म की क्लासिक इकोनॉमिस्ट जैसे कि जैसे एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के आइडियाज़ पर बेस्ड है, और मॉडर्न थ्योरिस्ट जैसे मिल्टन फ्रेडमैन और फ्रेडरिच हेयक ने भी इसको सपोर्ट किया है। इसका मेन बेस है कि फ्री मार्केट कंपटीशन पर स्ट्रॉन्ग बिलीव करना। ये मानना जाता है कि मार्केट एक सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज़्म है जो खुद को ही कंट्रोल करता है अपने आप ही, और ये जो है ये मानना है अकॉर्डिंग टू लेजस फ्री प्रिंसिपल, जिसमें गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो काफ़ी कम होता है। एंटरप्राइजेस कैपिटलिज्म में पब्लिक ओनरशिप बहुत कम होता है, और वेलफेयर प्रोविजन सिर्फ एक सेफ्टी नेट के रूप में यूज़ होता है, सिर्फ बेसिक सपोर्ट के लिए। और इस सिस्टम में बिजनेस मेनली प्रॉफिट मोटिव से ही ड्रिवन होता है। यहाँ पर हाई प्रोडक्टिविटी, ये जो बिजनेसेस होते हैं वो हाई प्रोडक्टिविटी पर बेस्ड होते हैं। लेबर फ्लेक्सिबल होती है, वर्कर्स को इजीली हायर और फायर किया जा सकता है इस एंटरप्राइजेस कैपिटलिज्म में। और जो ट्रेड यूनियन है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, मतलब उनका वो सिर्फ नाम मात्र के होते हैं। The spread of economic globalization since the 1980s has resulted in the expansion of enterprise capitalism to the other part of the world. 1980s के बाद ग्लोबलाइजेशन के स्प्रेड की वजह से ही इंटरप्राइज कैपिटलिज्म जो है वो दुनिया के और भी पार्ट्स में स्प्रेड हुआ है। इसकी जो आइडियोलॉजी है वो और भी पार्ट्स में मानी जाने लगी है।
एंटरप्राइजेस कैपिटलिज्म का एक एग्जांपल है, जैसे कि मैंने एक प्राइवेट कंपनी स्टार्ट की, लेकिन गवर्नमेंट जो है उस कंपनी में इंटरफेयर नहीं कर सकती, और वो कंपनी में मैंने प्रॉफिट के लिए काम किया और एम्प्लॉयज़ को भी फ्लेक्सिबल टर्म पर हायर किया, जिससे कि मतलब मैं मेरी मर्ज़ी होगी तो मैं कभी भी उन्हें हायर करूँ और फायर करूँ। ये जो है कैपिटलिज्म एंटरप्राइजेस का एक फंक्शन है। नाउ इज़ सोशल कैपिटलिज्म। सोशल कैपिटलिज्म के आइडिया इकोनॉमिस्ट जैसे फ्रेडरिच लिस्ट से आते हैं। वो लिबरल होने के बावजूद भी स्टेट इंटरवेंशन को सपोर्ट करते थे, स्पेशली स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। इस मॉडल का जो मेन एम है वो ये होता है कि मार्केट कंपटीशन को सोशल कोहेजन और सॉलिडेरिटी के साथ बैलेंस करना। मतलब सिर्फ जो मार्केट है उसका रोल सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को ही इम्पोर्टेंस देना ही नहीं, बल्कि सोसाइटी की जो यूनिटी है और जो वेलफेयर है उसको भी इम्पोर्टेंस देना है। इस सोशल मार्केट का कंसेप्ट इससे जो है बेसिकली सोशल मार्केट का कंसेप्ट आता है, जो पूरे मार्केट को फ्री मार्केट से डिफरेंट बनाता है। यहाँ पर मार्केट के जो प्रिंसिपल है वो फॉलो किए जाते हैं, लेकिन साथ में वेलफेयर सिस्टम और पब्लिक सर्विसेज भी स्ट्रॉन्ग रूप से रेगुलेट की जाती हैं। इस सिस्टम में मार्केट मोस्टली फ्री होता है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंट नहीं होती, जैसे कि इंटरप्राइजेस कैपिटलिज्म में था। गवर्नमेंट वेलफेयर सिस्टम प्रोवाइड करती है और पब्लिक सर्विसेज को इंश्योर करती है, ताकि जो सोशल कोहेजन है यानी कि जो फॉरेन कंपटीशन है उसमें बैलेंस बना रहे। इस मार्केट का जो मेन पर्पस होता है वो सिर्फ प्रॉफिट ही कमाना नहीं होता, बल्कि इसका एक मतलब इस मार्केट को एक मीन माना जा सकता है वेल्थ जनरेट करने के लिए, ताकि ब्रॉडर एंड्स सोशल एंड्स जो है वो अचीव किया जा सके, जैसे कि इक्वालिटी और वेलफेयर। ये जो मॉडल है ये मेनली जर्मनी में ओरिजिनेट हुआ था और आज भी सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोप के कई कंट्रीज़ में फॉलो किया जाता है। इसका एग्जांपल ऐसे है कि जैसे एक कंट्री में कोई कंपनीज़ है, कंट्री में कई कंपनीज़ है जो प्रॉफिट के लिए काम कर रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर और वेलफेयर भी प्रोवाइड कर रही है उसी मार्केट में। तो ये जो है वो सोशल कैपिटलिज्म का एग्जांपल है। स्टेट कैपिटलिज्म जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर स्टेट यानी कि गवर्नमेंट एक क्रूशियल डायरेक्टिव रोल प्ले करती है। मतलब इकोनॉमी में सिर्फ मार्केट पर ही, मतलब इकोनॉमी सिर्फ मार्केट पर नहीं चलती, बल्कि गवर्नमेंट की जो एक्टिविटी है वो गाइड करती है, जिससे कि जो मार्केट है वो रेगुलेट होता है। इसका ओरिजिन जो सबसे मतलब ये जो मॉडल था इसका ओरिजिन सबसे पहले जापान में 1945 के बाद इमर्ज हुआ, और बाद में ईस्ट एशियन टाइगर्स और चाइना ने भी इसे अडॉप्ट किया। कलेक्टिव कैपिटलिज्म एंड रिलेशनशिप से इसमें मतलब इसको कलेक्टिव कैपिटलिज्म भी कहा जाता है। इसमें जो फोकस होता है वो ये होता है कि कॉरपोरेटिव बिहेवियर और लॉन्ग टर्म मार्केट के जो प्लेयर के जो रिलेशन है उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए। यहाँ पर इकोनॉमी सिर्फ प्राइस मैकेनिज़्म से ही कंट्रोल नहीं होती, बल्कि रिलेशनल मार्केट के थ्रू रन होती है, जहाँ पर फाइनेंस और इंडस्ट्री जैसे सेक्टर्स के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होते हैं। Workers in collective capitalism commit their loyalty and hard work to their employers and are in turn rewarded with lifetime employment, pension and social protection. इस सिस्टम में जो वर्कर्स होते हैं अपनी लॉयल्टी और हार्ड वर्क देते हैं अपने जो भी उनकी कंपनीज है उनको, और उनके बदले में उन्हें लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट जैसे कि पेंशन और सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं उस मार्केट मतलब स्टेट कैपिटलिज्म मार्केट में। यहाँ पर जो पे डिफरेंस है यानी कि सैलरी गैप जो होता है वो बहुत ही कम होता है मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच। इससे कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप्ड होती है और टीम वर्क स्ट्रॉन्ग होता है। इस मॉडल में स्टेट के स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है, जिससे कि ट्रेड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट और रिसर्च जो है वो सारे जो भी कंपोनेंट है वो रेगुलेट किए जाते हैं बाय स्टेट। एग्जाम्पल के लिए जैसे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, और कंपनीज और वर्कर्स जो है लॉन्ग टर्म रिलेशन में काम करते हैं उसी सेक्टर में, जिससे जो जॉब है उसकी सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, और ये स्टेट के वेलफेयर को भी प्रमोट करते हैं और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को भी प्रमोट करते हैं।
चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कैपिटलिज्म। सबसे इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म कैपिटलिज्म का दिया गया कार्ल मैक्स और मार्क्सिस्ट जो थिंकर्स हैं उन्होंने, उनके अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म मेनली बेस्ड होता है एक्सप्लोटेशन ऑफ लेबर पर, और सरप्लस वैल्यू को कैपिटलिस्ट क्लास जो है अपने पास रखती है। मतलब इसमें जो लेबर्स हैं उनके जो भी राइट्स हैं उनका हनन किया जाता है, और जो भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जो भी प्रॉफिट वैल्यू होती है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के पास ही होती है। कैपिटलिज्म में लेबर को कॉमोडिफिकेशन के रूप में देखा जाता है, मतलब लेबर को भी मार्केट में बाय और सेल किया जाता है। मार्क्स कहते हैं कि लेबर ही रियल सोर्स है सरप्लस वैल्यू का, लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट जो बॉडीज़ हैं वो ले जाती हैं उनके प्रॉफिट को। उन्होंने कहा कि ये सिस्टम एक्चुअली सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन है। मार्क्स के वर्ड्स में कैपिटलिज्म इज़ capitalism is dead labor which vampire like lives only but by sucking living labor and live the more labor it sucks. Marx argued that the capitalism led to alienation of the worker from the production of process in 4 ways. मतलब जो कैपिटल है वो तभी ग्रो करता है जब लेबर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। इस थ्योरी में जो ये मतलब इनका जो क्रिटिसिज्म है उनका मानना है कि ये कैपिटल को तभी ग्रो करती हैं, जो भी कंपनीज होती हैं वो तभी ग्रो करती हैं जब लेबर का एक्सप्लॉइट किया जाता है। मार्क्स के अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म में वर्कर का चार तरीके से मतलब एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। फ्रॉम प्रोडक्ट, वर्कर जो बनाता है उस पर कंट्रोल नहीं होता वर्कर का। सेकंड इज़ फ्रॉम एक्ट ऑफ प्रोडक्शन, काम बोरिंग हो और चाहे मतलब इजी हो लेकिन उन पर वो फोर्स्ड किया जाता है। फ्रॉम फेलो वर्कर्स में कंपटीशन होता है, यूनिटी नहीं होती, जिसकी वजह से जो कैपिटल है वो एक तरीके से डेड लेबर के रूप में काम करता है। फ्रॉम देमसेल्व्स, वर्कर्स अपनी रियल पोटेंशियल से दूर हो जाते हैं और मतलब बस काम पर ही फोकस करते हैं। उनको ये नहीं आइडिया होता कि वो ये क्यों कर रहे हैं, बस उनका ये काम है कि हमें ये डेडलाइन दी गई है तो हमें इसको उससे पहले करना होगा। सेकेंड इज़ व्लादिमीर लेनिन ने भी कैपिटलिज्म को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया अपनी बुक इम्पीरियलिज्म में, जिसमें उन्होंने कहा है कि इम्पीरियलिज्म कैपिटलिज्म का नेचुरल रिजल्ट है। उनके अकॉर्डिंग कैपिटलिस्ट प्रॉफिट के लिए अपनी कंट्री के बाहर एक्सपेंशन करते हैं, इससे कॉलोनाइज्ड सोसाइटीज़ का एक्सप्लोटेशन होता है और जो लोग गरीब होते हैं वो और भी ज़्यादा गरीब होते जाते हैं, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होता है वो ये कैपिटलिस्ट जो कंपनीज़ होती हैं उनके पास होता है, और एक इंटरनेशनल पोलिटरेट क्लास डेवलप होती है। नाइनटीन 1970s के बाद जो न्यू लिबरल कैपिटलिज्म है, यानी कि फ्री मार्केट प्लस कम गवर्नमेंट इंटरवेंशन, वो दोबारा से पॉपुलर हुआ क्योंकि उसको काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। क्रिटिक्स का मानना था कि इस सिस्टम की वजह से सोसाइटी में इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, यानी कि जो रिच है और पुअर है उनके बीच में जो गैप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। रिच होते जा रहे थे, पुअर होते जा रहे थे। इस मॉडल में गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर देती है और मार्केट को ही ज़्यादा फ्रीडम प्रोवाइड कर देती है, जिसकी वजह से रिज़ल्ट ये होता है कि जो पॉलिसीज़ होती हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट पर बेस्ड होती हैं, जिससे सोसाइटी का वेलफेयर जो है वो इग्नोर होने लगता है और सोसाइटी में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। कॉक्स के अकॉर्डिंग कैपिटलिज्म में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं, जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है डेमोक्रेटिक डेफिसिट। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अपने लोगों की जगह ग्लोबल इकोनॉमी और इंटरनेशनल प्रेशर के हिसाब से डिसीजन लेने लगती है। इस सिचुएशन में पब्लिक ओपिनियन का इम्पोर्टेंस जो है वो काफ़ी कम हो जाता है और गवर्नमेंट मल्टीनेशनल कंपनीज़ और ग्लोबल मार्केट को सेटिस्फाई करने लग जाती है। साथ ही कैपिटलिज्म में इकोनॉमिक ग्रोथ पर ज़्यादा फोकस होने की वजह से एनवायरनमेंट का भी नुकसान होता है। नेचुरल रिसोर्सेज
का एक्सेसिव यूज़ होता है और पॉल्यूशन बढ़ता है। और इसके अलावा स्टेट जो है वो अपनी पावर धीरे धीरे कॉरपोरेट और फाइनेंस इंस्टीट्यूट को दे देती है, जिससे गवर्नमेंट वीक हो जाती है और कॉरपोरेटिव जो कंपनीज़ होती हैं वो काफ़ी पावरफुल हो जाती हैं। और जो आम लोग हैं वो इसके बीच में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, क्योंकि कंपनीज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर बेस्ड होती है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने कंपनी का सरप्लस इंक्रीज़ करना चाहती है और कोई भी वेलफेयर प्रोग्राम नहीं रन करती, जो कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और लेकिन गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल प्रेशर के अकॉर्डिंग ही अपने जो भी स्टेट है उसमें कॉरपोरेट कंपनीज़ को एंटर करवाया, जिसकी वजह से जो भी प्रॉफिट है, मतलब जो भी प्रॉफिट है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंपनी के पास है और वेलफेयर बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा सोसाइटी में। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है पूरी दुनिया का एक दूसरे से कनेक्ट होना, यानी कि कंट्रीज, सोसाइटीज़ और लोग एक दूसरे से डीपली इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, जो कि स्पेशली 1970s के बाद होता है। इससे सिर्फ ये सिर्फ बेसिकली इकोनॉमिक तक ही लिमिटेड नहीं था, बल्कि सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और स्पिरिचुअल जितने भी एरियाज है सबको अफेक्ट करता है ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब है कि ये है कि ये आज की दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, जहाँ एक कंट्री की एक्टिविटी दूसरी कंट्री को डायरेक्टली इम्पेक्ट करती है। एंथनी गिडेंस के अकॉर्डिंग ग्लोबलाइजेशन का मतलब है वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना। सिंपल वर्ड्स में जैसे कि दुनिया के अलग अलग प्लेसेस जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए हैं और एक जगह जो होता है और वो दूसरी जगह को भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है। जैसे आज के टाइम में हम देख सकते हैं कि ईरान और इज़राइल और यूएसए का जो भी वॉर चल रही है उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में कितना इम्पैक्ट हो रहा है। डेविड हेल्ड ग्लोबलाइजेशन को एक प्रोसेस मानते हैं, यानी एक कॉन्टिन्यूस चेंज होने वाली कोई कॉमोडिटी उसके रूप में उन्होंने डिफ़ाइन किया है। उनके अकॉर्डिंग ग्लोबलाइजेशन दुनिया भर में रिलेशन को ट्रांसफॉर्म करती है। ये चेंजेस बेसिकली 4 चीज़ों से मेजर किए जा सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज़ एक्सटेंसिटी, यानी कि कितना स्प्रेड हुआ है वो, मतलब जो भी प्रोसेस है वो कितना स्प्रेड हुआ है किसी एक पर्टिकुलर एरिया में या किसी कंट्री में। इंटेंसिटी, उसकी जो पावर है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। थर्ड इज़ वेलोसिटी, यानी कि कितनी तेज़ी से वो चीज़ ग्लोबलाइजेशन के थ्रू स्प्रेड हुई है। और फोर्थ इज़ इम्पैक्ट, यानी कि उस कंट्री पर कितना इफ़ेक्ट पड़ा है। इस प्रोसेस के थ्रू कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड भी इंक्रीज़ होता है और कम्युनिकेशन फास्ट हो जाती है। पावर और इन्फ्लुएंस ग्लोबल लेवल पर आज के टाइम में स्प्रेड हो रहे हैं। केनिची ओहामा ने ग्लोबलाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए बॉर्डरलेस वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट दिया है। इसका मतलब है आज के टाइम में कंट्रीज़ के बीच बाउंड्रीज़ वीक हो गई हैं और लोग, आइडियाज़, गुड्स और सर्विस इजीली एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक ट्रैवल कर सकती है। टाइम और डिस्टेंस का इम्पोर्टेंस जो है वो काफ़ी कम हो गया है। पहले अलग अलग कंट्रीज़ जो थी सब, मतलब पहले सारी कंट्रीज जो थी वो अलग अलग थी, पर आज के टाइम में दुनिया एक कनेक्टेड सिस्टम बन चुकी है। ग्लोबलाइजेशन जो है वो सिर्फ मतलब ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है। ये किसी एक सेक्टर पर ही इफ़ेक्ट नहीं करता, बल्कि इसके अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म है। कंट्रीज़ की इकोनॉमी एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाती है, प्रोडक्शन इंटरनेशनल हो जाती है और कैपिटल, गुड्स, सर्विस जो है वो आपस में फ्री फ्लो करने लगती हैं, जिससे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेड और इंपोर्ट इंक्रीज़ होता है। सेकेंड इज़ कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। डिफरेंट कल्चर उस कंट्री के मतलब एरिया में मिक्स होने लगता है। लाइफस्टाइल, फूड, फैशन सब ग्लोबल हो जाते हैं। जैसे कि आज के टाइम में इंडिया में कोरियन कल्चर, अमेरिकन मूवीज़ काफ़ी पॉपुलर है उस हिसाब से। थर्ड इज़ पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ कॉरपोरेटिव करती हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का इससे रोल भी इंक्रीज़ होता है।
The collapse of Soviet Union and the communist bloc catalyzed the spread of economic globalization, and many former communist states were absorbed into global capitalist system. सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद जो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ थी वो भी कैपिटलिस्ट सिस्टम में आ गई और ग्लोबलाइजेशन और ज़्यादा से स्प्रेड हुआ, जैसे कि रशिया और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी वो ग्लोबल मार्केट का काफ़ी बड़े लेवल पर पार्ट बनी। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट ये है कि नेशनल गवर्नमेंट की जो पावर है वो कम हो जाती है और वो अपनी इकोनॉमी को फुली कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि ट्रांजिशनल कंपनी जो है और ग्लोबल फोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल है। एग्जांपल के लिए जैसे गवर्नमेंट कभी कभी ग्लोबल कंपनीज़ के प्रेशर में पॉलिसीज़ बनाती है जिससे कि उन कंपनीज़ को भी फ़ायदा हो और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन जो है वो ग्लोबलाइजेशन का सबसे विजिबल पार्ट है। इसका मतलब है कि दुनिया भर के जो कल्चर्स हैं वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं। इसको कई बार वेस्टर्नाइजेशन या अमेरिकनाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली यूएस का कल्चर दूसरे कंट्रीज़ पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक जगह का कल्चर, फूड, फैशन, मूवीज़, लाइफस्टाइल जो है वो दूसरी जगह तक स्प्रेड हो जाता है और धीरे धीरे जो कल्चर्स हैं वो सिमिलर होने लग जाते हैं दोनों कंट्रीज़ के, या जो भी कंट्री उन्हें फॉलो करती है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से डिफरेंट कल्चर्स के बीच जो डिफरेंसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं और सब लोग सिमिलर लाइफस्टाइल जो है अडॉप्ट करते हैं। जैसे इंडिया में वेस्टर्न क्लोथ्स, फास्ट फूड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉमन है। आज के टाइम में कल्चरल ग्लोबलाइजेशन फास्ट इसलिए हो रही है क्योंकि सोशल मीडिया, इंटरनेट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और ग्लोबल मीडिया कंपनीज़ जो हैं ये सब इंफॉर्मेशन और कल्चर को काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड कर देती हैं। जैसे कि ये हमें पता है कि एक रील देखने के बाद किसी फॉरेन ट्रेंड को मतलब किसी भी कंट्री में फॉलो किया जा सकता है, जैसे इंडिया में भी होता रहता है। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन का मतलब है टेक्नोलॉजी का रैपिड डेवलपमेंट या इंफॉर्मेशन का फास्ट एक्सचेंज। इससे कल्चरल एक्सचेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। रोल ऑफ ट्रांजिशनल कंपनीज़, जिसमें बड़ी बड़ी जो ग्लोबल कंपनीज़ होती हैं वो सेम प्रोडक्ट और कल्चरल वर्ल्ड वाइड को स्प्रेड करने लग जाती है। एग्जांपल के लिए जैसे मैकडोनल्ड्स, नेटफ्लिक्स, ये सारे जो कंपनीज़ हैं वो हर कंट्रीज़ में सेम कल्चर को प्रमोट करती है। रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का ग्लोबल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट रोल देखा जा सकता है। ये कॉमन मीडियम बन गई है आज के टाइम में कम्युनिकेशन के लिए। आइडियाज़ और कल्चर को स्प्रेड करने में भी काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन के थ्रू ही किया जा सकता है। जिससे कि किसी भी कंट्री के जो आइडियाज़ हैं और जो कल्चर है वो आपस में शेयर किए जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके जो भी फीडबैक हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।